नमो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, यूजीसी नेट जेआरएफ स्त्री प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने आपको 4 इस सीरीज की कक्षाएं उपलब्ध करा दी हैं। आज ये हमारी 5वीं है, ठीक है, 5वीं। चलिएगा, कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से ले लीजिएगा, प्ले लिस्ट यदि नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था, ये सूत्र पढ़ाया था वनोरच, ये पूरा हो गया था, ठीक है। स्त्री प्रत्यय का चल रहा था ये, अभी स्त्री प्रत्यय का चलेगा पूरा। अब आगे सूत्र है हमारा ये, ठीक है। अब मैंने दूसरी पुस्तक से पीडीएफ बनाना आरंभ कर दिया है क्योंकि उस पुस्तक की पीडीएफ में काफी अशुद्धियां थी, ठीक है। आइएगा, सूत्र है 557वां, ये सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों की संख्या है। पादोन्य तरस्याम, ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 8वां सूत्र है। ये महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय। इस इसका आप पदच्छेद कर लेंगे इसमें, तो पादः पंचम्यंतम, यानी पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है पादः शब्द। अन्यतरस्याम सप्तमी प्रतिरूपकम अव्ययम, सप्तमी व्यक्ति के रूप के सदृश ये एक अव्यय है अन्यतरस्याम, ठीक है। ये हो गया। ये वाली पीडीएफ में ये लाभ मिल जाएगा आपको कि सूत्र के जो पद हैं उनकी विभक्ति और समास आदि भी इसमें बताया गया है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको साथ साथ, ठीक है। चलिएगा, पाद शब्द कृत समासांतस्तदंतात् प्रातिपदिकात् नीप वास्यात्। इसका अर्थ करते हैं कि पाद शब्द क्या है, दकारांत पाद शब्द, या संधि से मिलकर के वैसे अलग अलग करेंगे तो पाद, पाद और शब्द संधि करिए, पाद शब्द हो गया। तो पाद दकारांत शब्द कैसा, कृत समासांत, माने ये समास, समास में इसको अंत का लोप। ये वास्तव में क्या होता है, पाद शब्द ऐसा है, समास में हो जाता है ये तो क्या है, समासांत इसको आकार का लोप होता है। एक सूत्र है वहां पर संख्या सुपूर्वक से, तो समासांत, तो ये पाद शब्द समास में मिले और आकार का लोप होकर के दकारांत हो, तो ऐसे पाद शब्दांत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग वाच्य होने पर, स्त्रीलिंग को कहा जा रहा हो, स्त्रीत्व को, तो विकल्प से गीप होता है। क्या होता है, विकल्प से गीप। जैसे उदाहरण देते हैं, गीप होता है तो या गीप कैसे, या ऋण्यभ्यो गीप से ऊपर से, सूत्र से ऊपर से गीप की अनुवृत्ति आ जाती है, तो इसलिए गीप आ गया है, ठीक है। प्रातिपदिकात से प्रातिपदिक की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। ज्ञाप प्रातिपदिकात से प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति आ रही है और स्त्रीयाम की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए ये अर्थ बना है इसका। उदाहरण इसका है द्विपदी द्विपाद, ये जब गीप हो गया तब बना है, ये गीप नहीं हुआ है तब बना। इसका अर्थ है दो पैरों वाली, स्त्रीत्ववाच्य, दो पैरों वाली, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको ऐसा बन जाता है, ये पहले द्वि पाद ऐसा शब्द बनता है, जब समास करते हैं ऐसा बनता है। फिर समास होने पर क्या है, समासांत प्रकरण में जो एक सूत्र है उससे क्या हो जाता है, समास में पाद शब्द के आकार का लोप हो जाता है, तो ये पाद शब्द क्या बन जाता है, दकारांत। तो इसका ग्रहण है यहां पर, अकारांत वाले का ग्रहण नहीं। अब इसने क्या कर दिया, विकल्प से कर दिया इसको गीप,
गीप कर दिया। ठीक है, इसका जो समास हुआ है वो द्वौ पादौ यस्याह सा द्विपदी, दो पैरों वाली। तो द्विपाद और गीप, हलंत्यम तस्तलोपा दर्शन लोपा लशक उतदिते, तस्तलोपा दर्शन लोपा, क्या बचता है ई। अब यहां पर क्या है, जब इसको बनाते हैं तो यहां पर इसको, ये ई आ गया, तो यहां पर इस ई के बाद में रहते हुए इतने शब्द की क्या हो जाती है, भसंज्ञा हो जाती है। ये संज्ञा है भ संज्ञा, ये भसंज्ञा हो गई इसकी। भसंज्ञा होने पर इसमें क्या होता है, भसंज्ञा के अधिकार में एक सूत्र का है पादः पत। क्या है, पादः पत। ये कहता है, पादापत कहता है कि भसंज्ञक जो पाद शब्द है उसको पद आदेश होता है। ये पद लिखा हुआ है परंतु आदेश पद होता है, पद दकारा। तो इसलिए यहां पर क्या भसंज्ञा है, तो यहां पर क्या हो जाता है, ये पाद को ये पद आदेश हो गया। अब आप इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, द्विपदी। ठीक है, द्विपदी, और यहां पर क्या आएगा, ये तू आएगा और उसका हलज्ञादि लोप हो जाएगा पूर्वत। ठीक है, जब नीप नहीं होगा तो ये ऐसा का ऐसा ही रहता है, समासांत लोप। यहां पर ये नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर इसकी भसंज्ञा नहीं होती है। तो यहां पर द्विपाद, ये पहले जैसा था, ये ऐसा द्विपाद, तो गीप नहीं हुआ। और ये स्त्री को ही कहेगा, अब स्त्री में स्त्रीत्ववाच्य को, और फिर यहाँ स्वादित उत्पत्ति करेंगे तो इसका भी लोप हो जाता है। हल ज्ञाभ्यो दीर्घा प्रथम हल, तो द्विपादी। तो ये है। ठीक है, इसका और इसका दोनों का अर्थ एक समान। इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण बना सकते हैं। त्रिपदी त्रिपाद, चतुष्पदी चतुष्पाद, पंचपदी पंचपाद, षटपदी षटपाद, इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब है आगे का सूत्र 458, टावृचि, ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 9वां सूत्र है, इसी के आगे का है। इसका यहाँ पर पदच्छेद करेंगे तो दो शब्द, दो इसके अंदर पद है, शब्द है, टाब और ऋचि। तो टाप, टाप वास्तव में टाप है, तो अला टाप प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, और ऋचि ये सप्तमी व्यक्ति, ऋच शब्द का सप्तमी व्यक्ति का एक वचन का रूप है। ठीक है, इस सूत्र में भी क्या है, स्त्रियाम और प्रातिपदिक का अधिकार चलता ऊपर से, और पादोन्य तरस्याम से पादह की इस सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है। तो पादह पूरे की नहीं, पादह की केवल। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या किया है, अब अर्थ किया है इन्होंने कि ऋचि वाच्यायाम पादन ताट टाप स्यात्। ये ऊपर वाले सूत्र का ही अपवाद है। अपवाद है, अपवाद कैसे है कि कहते ऊपर वाले सूत्र से जो विकल्प से गीत प्राप्त था स्त्रीत्व वाच्य होने पर, तो कहते हैं यदि रिच, रिच रिच शब्द क्या स्त्रीलिंग है, यदि रिच वाच्य होगा, स्त्रीत्व रिच वाच्य होगा, तो पाद शब्द है, पादांत से ना गीप होता है, विकल्प से क्या होता है, टाप होता है। पदांत टाप, पादंता टाप, टाप होता है नित्य। इसको गीप नहीं होगा, विकल्प टाप विकल्प से नित्य गीप होगा, वो टाप होगा। ठीक है, पर ऋचा वाच्य, ऋचा के अन्य यदि कोई स्त्रीत्व वाच्य होता है,
तो उसमें तो विकल्प से गीप होगा। द्विपदी का अर्थ होगा दो पैरों वाली कोई स्त्रीत्व वाच्य। ठीक है, तो ऋचि वाच्यायम यदि ऋचा वाच्य होगी स्त्रीत्व तो पादंतात, पादंत शब्द से कृत समासान से टाप होता है। तो जैसे द्विपदा ऋक, एक पदा ऋक, तो दो पदों वाली ऋचा। ऋचा ऋक शब्द वास्तव में किसके लिए आता है? जो ऋग्वेद के मंत्र होते हैं उनको ऋचाएं कहते हैं। चारों वेदों के मंत्रों को ऋचाएं नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। या ऋच का अर्थ है ऋग्वेद का मंत्र। ठीक है, ऋग्वेद से भिन्न कहीं पर कुछ होगा तो उसमें तो ऊपर वाला सूत्र लगेगा। अब सिद्धि बिल्कुल वैसी की वैसी है, मैं यहां पर शॉर्टकट में आपको करा देता हूं। ठीक, जैसे द्विपदा, तो द्विपदा में क्या बनेगा? पहले तो पूर्व के समान द्विपाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्विपाद। और वो समासांत, इसमें भी इसका आकार का लोप हो जाएगा पहले, तो ये क्या बन जाएगा? दकारांत। द्विपाद माने द्वौ पादौ यस्याह ऋचः सा ऋक्, द्विपदा ऋच या ऋक्। अब यहां पर क्या, इस सूत्र ने क्या कर दिया? टाप कर दिया। पूर्व वाले सूत्र से पहले विकल्प से गीप प्राप्त था तो उसका अपवाद है नहीं, ऋक वाक्य वाच्य है तो इसलिए इसको टाप ही होगा। ये टाप हो गया आपका हलंत्यम और चुटू तस्तलोप आदर्शलोप आ बचा। आ इसमें मिला दीजिएगा आप, तो ये क्या बन जाएगा? द्वि, नहीं अभी नहीं बनेगा, क्षमा करें, ये द्विपाद और ये आ। अब यहाँ पर पूर्व के समान है, इसके परे रहते इसकी क्या है? भाषंज्ञा। तो भाषंज्ञा में क्या? पाद पद से पाद को क्या हो जाएगा? पद आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पद आदेश हो जाएगा। तो द्विपदा ऋक, ठीक है। ऐसे ही एक पदारिक, एक पाद यस्याह ऋचः सा ऋक द्विपदा, वो एक पदा। ठीक है, ये इतना हो गया इस सूत्र का विषय, ध्यान रखेंगे। अब इस सूत्र का स्पष्ट हो गया कि ऐसी स्थिति में स्त्रीत्ववाच्य होने पर स्त्रीलिंग में ये प्रत्यय होता है। अब यहां से आगे स्मरण दिला रहे हैं, ये इन्होंने पढ़ा दिया है पहले सिद्धांत कौमुदी में। ये सूत्र संख्या ये तो 458 चल रही है, परंतु सूत्र 308 पर पहले पढ़ा दिया, परंतु पढ़ाया तो है, परंतु वो यहां पर स्त्रीलिंग के इस स्त्रीलिंग प्रत्यय के प्रकार प्रसंग से संबंधित है, इसलिए यहां पर स्मरण दिला रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि न षट स्वस्त्रादिभ्य पंच चतस्र पंच इत्यर्थ, इतना कर लीजिए। जैसे ये पंच शब्द है, पंचन, पंचन शब्द है, यदि इसका ये जब स्त्रीत्व वाच्य होगा, स्त्रीत्व वाच्य होगा तो ये कैसा है? नकारांत, नकारांत है। नकारांत से स्त्रीत्व वाच्य होने पर क्या प्रत्यय होता है? ऋण्येभ्यो गीप। अभी पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे। ऋण्येभ्यो गीप, गीप होता है नकारांत है। यदि पांच, किसी इस पांच का स्त्रीत्व वाच्य होगा तो इसमें गीप प्राप्त हो रहा है, तो कहते हैं ये तो हमने वहां बता दिया है कि यहां नहीं होता है। पंच कैसे बना? चाहे इसका स्त्रीत्व वाच्य हो चाहे इसका पुंस्तव वाच्य हो, दोनों में समान ही होता है। तो कहते हैं न षट स्वस्त्रादिभ्य, इस सूत्र से क्या है? जो षट संज्ञक होते हैं और स्वस्त्रादि गण हैं,
स्वस्त्रादि गण है, उसमें पठित शब्दों से गीप स्त्रीत्ववाच्य होने पर गीप नहीं होता है। ऋण्यभ्यो गीप से, इस सूत्र से दिख रहा है, ऋण्यभ्यो गीप से जो गीप प्राप्त होता है वो यहां नहीं होता है, क्योंकि इस सूत्र निषेध किया है कि षट न षट स्वस्त्रादिभ्या, षट संज्ञक से, ये क्या है पंचन, षणांता षट, षणांता षट से क्या है, इसकी षट संज्ञाएं ध्यान रखेंगे, क्या है, षणांता षट से इसकी षट संज्ञाएं हैं, इसकी षट संज्ञा होने से क्या है, षट संज्ञाओं का स्त्रीत्ववाच्य होगा तो गीप नहीं होता, इसलिए यहां पर गीप नहीं हुआ। ठीक है, तो कहते हैं आगे, कहते पंचचतस्र, इसको अभी बताएंगे। ठीक है, पंच इत्यत्र, अब कहते हैं ध्यान रखेंगे कि पंच इत्यत्र नलोपे कृतेपि शांता षट इति षट संज्ञा। अब कोई कहे कि भाई इसकी यहां तो नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप हो जाता है, लोप हो जाएगा, तो कहते नहीं कि इसकी षट संज्ञा रहती है, क्योंकि जैसे ही मानिएगा ये क्या होता है, यहां पर पंचन और ये जस आ गया। ठीक है, जैसा आ गया, मानिए अभी इसकी षट संज्ञा होने के कारण से इसका लुक हो गया षड्भ्यो लुक से, और इसकी पद संज्ञा प्राप्त संज्ञा होने से नकार का लोप हो गया, नलोपा प्रातिपदिकांत से, नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया। क्या बचा आपका, पंच। अब क्या है भाई, अब ये अकारांत बन गया, अकारांत बन गया, तो अकारांत बन गया तो अब इसको फिर टाप होना चाहिए, तो कहते हैं नहीं, अब आठ, इसको नकारांत नहीं है तो इसकी शांता षट से षट संज्ञा कैसे होगी, जब नकारांत था तब तो हो गई थी नकार, तो उसी को समझा रहे कि नहीं, अभी भी पंच इत्यत्र नलोपे कृते, न का जो लोप होने पर भी वो है त्रिपादी सूत्र। त्रिपादी का अर्थ है 8वें अध्याय के 3 पादों का सूत्र है, षणांता षट इति षट संज्ञाम प्रति नलोपा सुपस्वर संज्ञा तुक विदेशुकृति इति नलोपस्य सिद्धत्वात् न षट सहस्रादिभ्य इति नट्टाप। अब कि बेशक अभी यहां टाप प्राप्त हो रहा है, नकारांत माना था तब तो इससे ठीक है नहीं होता है, परंतु नकारांत नहीं रहा, कोई कहे अब इसकी नकारांत नहीं है तो इसकी षट संज्ञा कैसे होगी, तो कहते हैं नकारांत हो चाहे नहीं हो तो भी इसकी षट संज्ञा होती है, क्योंकि नकार का लोप कर देने पर हम दोबारा, जैसे पहले तो गीप प्राप्त हो रहा था तो हो गया था, अब टाप प्राप्त हो रहा है तो कहते हैं षणांता षट, जैसे लगाने लगेंगे तो जो ये नका लोप था वो कहा है षट संज्ञा, षट संज्ञा का सूत्र तो अष्टाध्यायी में प्रथम है, पहले षट संज्ञा करने के प्रति क्या है, जो नलोपा स्वर संज्ञा तुक विदेशुकृति, संज्ञा करने के विषय में न का लोप असिद्ध कहा, क्या न का लोप है वो इन विधियों में असिद्ध होता है, इसमें संज्ञा भी पड़ा हुआ है, न लोपा सुप स्वर संज्ञा तुक विदेशुकृति, तो संज्ञा की विधि में न का लोप असिद्ध होने से क्या है, जैसे ही संज्ञा करेंगे तो न दिखेगा, तो इसकी षट संज्ञा हो जाएगी, षट संज्ञा हो जाएगी तो जो फिर टाप प्राप्त हो रहा है अकारांत मान के, तो फिर ये स्त्रीलिंग का कोई भी प्रत्यय षट संज्ञक से होता ही नहीं, तो न षट सहस्रादिभ्या इति न टाप, टाप नहीं होगा, अब टाप भी नहीं होगा। ठीक है, टाप भी नहीं होगा, बेशक नकार चला गया पर इसकी षट संज्ञा अब भी हो जाएगी, नकार नहीं है तो भी हो जाएगी। ठीक है, नकारांत मानने पर तो षट संज्ञा इस सूत्र से हो रही थी और इससे गीप का प्रतिषेध हो गया, गृह्यभ्यो गीप से गीप प्राप्त था, फिर नकार का लोप होने पर वो ह्रस्वकारांत बन गया, पर स्त्रीत्ववाच्य तो है, तो अब स्त्रीत्ववाच्य होने पर अकारांत से अजादित टाप से टाप प्राप्त हो रहा है, तो कहते हैं वो भी नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि नकारांत न होने पर भी इसकी सठ संज्ञा रहती है, क्योंकि सठ संज्ञा के प्रति नलोप असिद्ध हो जाता, इसलिए टाप प्राप्त ही नहीं होगा, फिर टाप नहीं प्राप्त होगा क्योंकि इसकी सठ संज्ञा है। इतना ही काफी है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये पंच, ऐसे ही चतस्री शब्द है, ध्यान रखेंगे क्या है चतस्री। ये चतस्री शब्द है, ये वास्तव में क्या है, चतुर शब्द है ऐसा। चतुर माने चार। तो जब इसका स्त्रीत्व वाच्य होता है फिर इसका जस आता है, ठीक है। स्त्रीत्व वाच्य होने पर इसको क्या है, त्रिचतुरो माने स्त्रियाम तस्री, ये सूत्र है इसका, ये हाँ, त्रिचतुरो स्त्रियाम तस्री, कि स्त्री और चतुर शब्द को स्त्रीत्व वाच्य होने पर क्या हो जाता है, इसको चतुर को चतस्री आदेश हो रहा है स्त्रीत्व वाच्य होने पर, क्या चतस्री ऐसा बन जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अब यहां पर चतस्री बन गया, जैसा स्त्रीत्व वाच्य है तो स्त्रीत्व वाच्य होने पर ये ऋकारांत बन गया, पहले ऋकारांत नहीं था, अब ऋकारांत बना तो ऋण्यभ्यो गीप से गीप प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, ऋण्यभ्यो गीप से गीप प्राप्त हो रहा है, तो गीप प्राप्त हुआ। गीप को कहते नहीं, ये स्वस्त्रादि गण में पड़ा हुआ है चतस्री शब्द, स्वस्त्रादि गण में पड़ा हुआ है, इसलिए स्त्रीत्व वाच्य होने पर इसको गीप नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर ये ऐसा का ऐसे रहता है, जस और जा का संज्ञा होकर के अस बचता है, चतस्त्री और अस। फिर एक सूत्र है अचिर रेता, यहाँ क्या अचिर रेता से यहाँ पर इसको री को र हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, च त स्र और अस मिलाकर के चतस्र बन जाता है, रुक्त विसर्ग करके, ठीक है। तो ये बता दिया, तो ये यहां पर बताया, ये बात क्या है, षडलिंग प्रकरण में स्त्रीत्व जो स्त्रीलिंग प्रकरण था, वो स्त्रीलिंग प्रकरण था उसमें बताया, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा बता दिया कि ऐसा यहां पर इसलिए नहीं होता, पंच ऐसे ही आपका सप्त सप्तन अष्टन नवन दशन इनमें नहीं होता, स्त्रीत्व वाच्य होने पर भी गीप आदि नहीं होते, टाप आदि नहीं होते, इस बात को यहां समझाया, ठीक है। चलिए 459 मनः, 4 1 11 मनंतात, ये मनः क्या है, पंचमी विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। ऊपर से स्त्रियां प्रातिपदिक का अधिकार आता है, ठीक है। न षट स्वस्त्रादिभ्य और न वो और ऋण्यभ्यो गीप से गीप की अनुवृत्ति आ जाती है, माने इससे सूत्र से तो न आता है, ये न षट स्वर न की अनुवृत्ति आती है और ऋण्यभ्यो गीप से गीप की अनुवृत्ति आती है, तब इसका अर्थ क्या बनता है, मनंतान न गीप, मन अंत वाला, जिस शब्द के अंत में मन है, तो उसका स्त्रीत्व वाच्य होने पर गीप नहीं होता, क्योंकि मन मन नकारांत होने से ऋण्यभ्य नकारांत से गीप प्राप्त था, तो मना कर दिया। तो सीमा सीमानऊ क्या बन गया आपका, इसका ये शब्द है आपका सीमन, ठीक है। सीमन शब्द है, अब ये सीमा स्त्रीत्व वाच्य है, तो यहां पर ऋण्यभ्यो गीप से क्या है, गीप प्राप्त हो रहा था, परंतु ये मन अंत वाला है, इसलिए इसको क्या कर दिया, मना कर दिया, इसको नहीं होगा, ठीक है। तो मन अंत वाले, अब यहां पर सु आ जाएगा,
सो और फिर इसका संज्ञा हो जाती इसकी। अब यहाँ पर के सर इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है, स्वादु सर्वनाम स्थान है नहीं। शुडो नपुंसकस्य। तो अब यहाँ पर क्या है, स्वादु सर्वनाम स्थाने से नकारांत की उपधा वो दीर्घ हो जाता है, स का लोप हो जाता है अलगांति, और नलोपा प्रातिकांत से नकार का लोप हो जाता है, क्या बनता है सीमा। द्विवचन में औ आकर के सीमानव, ठीक है, ये सीमानव यहां दिखाया है। अभी आगे और सूत्र आएगा। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये इतना बस दिखाना है। यहाँ मन, मन अंत वाला, यहाँ पर क्या है ये तबंत विधि से यहां पर तो लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वास्तव में ये परिभाषा है, मन जो मन लिया है, ये मन किसी प्रत्यय का एक भाग भी हो सकता है और पूरा प्रत्यय भी हो सकता है। जैसे एक मनिन प्रत्यय है, मनिन, मनिन प्रत्यय होता है तो न और ई की संज्ञा होकर के मन बचता है, तो इसका भी ग्रहण है। और एक इमनिच प्रत्यय होता है, इमनिच, इसका की क्या, इसका बचता है च और ई की संज्ञा होकर के इमन बचता है। इमन बचता है तो ये मन, इसे ये भी मन इसी से आ जाएगा, मन से इसे इमनिच का भी ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। तो यह मन वास्तव में प्रत्यय नहीं लिया, बस मन होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए अभी आपको शायद इतना, यहां पर अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम, इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि वहां परिभाषा एक दी है, अनिन्नस्मिन् ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदंत विधि प्रयोजयन्ति। अब ये परिभाषा तो मैंने परिभाषाएं पढ़ा दी हैं, वो यदि आपको समझ में आती है तब की बात है, बाकी बस ये समझ लीजिएगा, जिस शब्द के अंत में मन हो, वो कोई भी शब्द हो, उसमें स्त्रीत्ववाच्य होने पर गीप नहीं होता है, ऋण्यभ्यो गीप से गीप प्राप्त है वो नहीं होता, बस इतने समझ लेंगे तो कार्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर ज्यादा तर्क वितर्क करेंगे तो फिर अभी अब बहुत सारे पाठकों को बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलिएगा, बाकी मैंने इशारा कर दिया, जो इनको समझ है वो समझ लेंगे। अब है आगे का सूत्र, 460, अनो बहुव्रीहे अन्न। अच्छा, इसमें क्या है, अनः ये पंचम्यंत, पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है, बहुव्रीहे ये भी पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है, और स्त्रियाम और प्रातिपदिक का अधिकार चल रहा है। न षट शस्त्रा दिव्या से न की अनुवृत्ति, न की अनुवृत्ति आएगी, ऋण्योपगीप से गीप की अनुवृत्ति आती है, ठीक है। बस आगे की बात आपको नहीं समझनी है, अभी उसकी आवश्यकता नहीं। कहते हैं अन्नंताद बहुव्रीहेर नगे, कि अन्न जिसके अंत में, उससे भी गीप बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि में लगा दिया कि बहुव्रीहि समास में अन अंत वाले प्रातिपदिक से गीप नहीं होता है। ऋण्यभ्यो गीप से यहां पर भी गीप प्राप्त, तो मना कर दिया। जैसे बहुयज्वा बहुयज्वानव, यहां पर क्या है देखिएगा आप, ये मन अंत वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे। बाहु यज्वन, ऐसा है, ये समास हो गया, ठीक है। बहवः यज्वानः यस्याम नगर्याम, सा नगरी बहुयज्वा, बहुत यजवान माने बहुत यज्ञ करने वाले लोग रहते हैं जिस नगरी में,
वो नगरी क्या है, बहुयज्वा। तो समास होकर के बहुब्री ये बन जाता है बहुयज्वन, नगरी को कह रहा है। नगरी इसका वाच्य तो स्त्रीत्ववाच्य हो गया। स्त्रीत्ववाच्य होने से नकारांत है, तो ऋण्यभ्यो गीप से गीप प्राप्त हो रहा है। तो कहा नहीं, अन अंत वाला है ये और बहुब्री समास है ये, इसलिए यहां पर नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। स्त्रीत्ववाच्य रहेगा पर प्रत्यय नहीं आएगा। तो इससे क्या ज्ञात होता है, स्त्रीत्व अर्थ इसी में है। ठीक है, स्त्रीत्व अर्थ इसी के अंदर है, प्रत्यय तो मात्र दिखाने के लिए कहीं कहीं लाना पड़ता है। अब इसको स्वादित्पत्ति कर देंगे। ठीक है, और फिर स्वादि सर्वनाम स्थान से दीर्घ हो जाएगा ये, और ये सु का लोप हो जाएगा और नकार का भी लोप हो जाएगा, नलोप प्राप्त कांत से। तो क्या बन जाएगा, बहुयज्वा। द्विवचन में बहुयज्वानौ। ठीक है, चलिए आज इतना ही कराऊंगा, इसको समझिएगा। ठीक है, फिर ये जो आगे वाला सूत्र आ रहा है ये भी पीछे वाले से रिलेटेड है, और मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें अधिक समय लगेगा, तो लाभ लीजिएगा। ठीक है, यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करके स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो गहन अध्ययन कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।